Hello friends, welcome to e-learning program. My name is Rajendra Arora and at present I am working as head of the Department of Commerce and Management Department at Dr. B.R. Ambedkar Government College, कैथल। आज के इस ई-लर्निंग प्रोग्राम के अंदर हमारा सब्जेक्ट है केस स्टडीज का। बेसिकली ये केस स्टडीज का टॉपिक एमकॉम और एमबीए और काफ़ी सारे पीजी लेवल के जो कोर्सेज हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट की फील्ड के, वहाँ पर आते हैं। अलग अलग मार्केटिंग की बुक्स हों, एचआर की बुक्स हों, फाइनेंस की बुक्स हों, इन सब बुक्स के अंदर आजकल नॉर्मल क्वेश्चंस या नॉर्मल सिलेबस के अलावा केस स्टडीज भी आना शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो एमकॉम के अंदर केस स्टडी का एक प्रॉपर 50 मार्क्स का वाइवा भी होता है। तो जब भी हम लोग ये वाइवा लेने जाते थे तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते थे इस बात को लेके कि सर ये एग्जैक्टली केस स्टडीज है क्या। कुछ लोग प्रिपेयर करके भी लाते थे, ऐसी बात नहीं थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि भाई मैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करूं जिसमें प्रॉपरली केस स्टडी क्या है ये भी बताया जाए और साथ में ये भी बताया जाए कि भाई ये कुछ एक इस तरह के केसेस हैं जिनको लेकर मैं आपको एक केस स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको वाइवा के लिए ये केस स्टडीज बनानी कैसे हैं और उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली द केस स्टडी इज। लो देखिए, बात बड़े बेसिक से शुरू करते हैं कि हाउ वी अटेन नॉलेज, कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान है क्या जो हमें प्राप्त करना होता है। एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, कि भाई अगर हमें क्या कुछ तथ्यों का अध्ययन करना है, कुछ सूचनाएं लेनी है या कुछ कौशल को हासिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो या तो एक्सपीरियंस से हासिल किए जा सकते हैं या फिर प्रॉपर शिक्षा ग्रहण करके हासिल किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो थियोरेटिकल नॉलेज है किसी भी चीज़ की वो कहाँ से आती है, हमें बुक्स से। और दूसरी चीज़ रहती है प्रैक्टिकल नॉलेज, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कहाँ से आती है, इट कम्स एक्चुअली डूइंग द वर्क अलोन और अंडर द गाइडेंस ऑफ समवन, कि भाई या तो हम खुद एक्चुअल में मार्केट में जाके काम करें तब जाके हमें एक्सपीरियंस होगा, तो हमें नॉलेज आएगी एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस की, और या फिर हम किसी की गाइडेंस के अंडर काम करें। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आप लोगों की ही, कि आप लोग क्या कर रहे हो, अलग अलग पीजी कोर्सेज कर रहे हो कॉमर्स और मैनेजमेंट के फील्ड के, तो जो आप बुक्स पढ़ रहे हो जिसके थ्रू आप नॉलेज ले रहे हो वो तो कौन सी होगी, हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज फ्रॉम द बुक्स। अब मैं अगर किसी मैकेनिक की बात करता हूँ, अब मैकेनिक प्रॉपरली इंजीनियर तो है नहीं कि उसको सारी मशीन्स की पूरी बेसिक नॉलेज डिटेल में बुक्स पढ़ के ली हो। उसने क्या किया, किसी और मैकेनिक के अंडर काम किया और मशीन को खोलना सीखा, बंद करना सीखा, उसकी सेटिंग करनी सीखी। तो उसने क्या किया, किसी के गाइडेंस के अंदर काम करके नॉलेज ली, और वो कौन सी नॉलेज है, बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज। अब आती है बात केस स्टडी की। भाई केस स्टडी किस टाइप की नॉलेज है। ऑब्वियसली जब मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ तो वो बुकिश नॉलेज नहीं है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। हाँ, आप लोग कई बार बुक्स के अंदर जो बने बनाए केसेस देख के पढ़ते हो कि हाँ साहब ये केस है, तो वो कहने को तो बुक्स की से ही होता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर उसके पीछे किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस डाटा को इकट्ठा करके वो पूरी केस स्टडी अच्छे से आपके लिए लिखी होती है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि केस स्टडी की कंसेप्ट क्या है। प्रैक्टिकल इंस्टेंस ऑफ समथिंग यूज्ड और एनालाइज्ड। बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ केस स्टडी के अंदर, हम प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमारे लाइफ में कभी ना कभी, हमारे लाइफ में या किसी और के लाइफ में या कंपनी के लाइफ में कभी ना कभी कहीं हो चुके हैं। समथिंग यूज्ड और एनालाइज्ड, यानी हमने प्रैक्टिकल लाइफ में किसी स्ट्रेटेजी को, किसी तरीके को यूज किया और या फिर किसी तरीके को यूज करके उसके बाद होने वाले काम को क्या किया, एनालाइज किया। किस काम के लिए, इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट अ थीसिस और प्रिंसिपल, कि हमें क्या करना है, किसी और के काम को देखना है कि उसने काम कैसे किया, देखकर समझना है किस पर्पस के लिए, ताकि हम ये सेट कर सकें, या तो कोई सिद्धांत सेट कर सकें या फिर कोई थीसिस लिख सकें, या हम प्रॉपरली केस स्टडी बना सकें। तो केस स्टडी के अंदर हम करते क्या है कि किसी भी कंपनी के किए हुए किसी भी काम को हम
देखते हैं, समझते हैं और समझकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम करने से जो हमारे को रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट फेवर में है, तो हाँ ये हमारे लिए कोई ना कोई एक सिद्धांत के तौर पे काम करेगा। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, एक और केस स्टडी की कंसेप्ट है जिसके अंदर हम बात क्या करते हैं, इट इज एन अकाउंट ऑफ एक्टिविटी, इवेंट और प्रॉब्लम। अब केस स्टडी के अंदर क्या एक किसी एक्टिविटी का भी अकाउंट हो सकता है कि हाँ हमने किसी प्रॉब्लम के लिए ये काम किया सोल्यूशन के तौर पे, या फिर कोई एक इवेंट भी हो सकती है कि हाँ कंपनी में काम करते करते ये प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे में इट इज एन अकाउंट ऑफ एक्टिविटी, इवेंट और प्रॉब्लम दैट कंटेन्स अ रियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी केस स्टडीज आपकी रियल सिचुएशंस के आधार पर हो। कई बार प्रोफेसर्स आते हैं, आपकी क्लास लेते हैं और आपके लिए कोई हाइपोथेटिकल केस लेकर आते हैं कि हाँ साहब ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, अब आप सोल्यूशन ढूंढ के बताओ कि इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो दैट कंटेन्स अ रियल सिचुएशन एंड इट मे बी हाइपोथेटिकल, यानी मनगढ़ंत या खुद से बनाई हुई सिचुएशन हो सकती है। Includes complexities encountered at a workplace। अब देखिए क्यों मैं कहता हूँ कि केस स्टडी एक प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी रियल वर्ल्ड की सिचुएशन होंगी या हाइपोथेटिकल वर्ल्ड की सिचुएशंस होंगी, ये कहाँ से आएंगी? ये एक्चुअल में जब आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, आपके वर्क प्लेस पर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर वर्क प्लेस पे किसी की कोई एक पर्टिकुलर तरह की प्रॉब्लम अभी आ चुकी है। अगर ऐसा है तो ऐसे में उस सारी चीज़ों की स्टडी करके रिजल्ट्स निकालने को हम क्या कहते हैं? केस स्टडी कहते हैं। अब मैं आपके सामने एक परफेक्ट रेसिपी डिस्कस करने जा रहा हूँ केस स्टडी की, कि हाँ भाई अगर मेरे को अगर ठीक ठाक से एक अच्छी केस स्टडी बनानी हो तो उसके लिए क्या रेसिपी लगेगी, क्या मटेरियल लगेगा। एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम काम करते जाएंगे। ऑब्वियसली अगर मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ तो हाँ रियल लाइफ के अंदर कभी किसी कंपनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो, वो प्रॉब्लम मार्केटिंग की भी हो सकती है, फाइनेंस की भी हो सकती है और HR की भी हो सकती है। अब प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के अलग अलग अल्टरनेट सोल्यूशंस को ढूंढते हैं। ऑब्वियसली कौन सी स्टेज पे आ गए हम? फिर सोल्यूशन स्टेज के ऊपर। जो हमारे को बढ़िया ठीक ठाक सोल्यूशन लगता है कि हाँ भाई अगर हमने ये काम कर दिया तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, तो वो क्या रहता है? हमारा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया, अब उसका अगला काम क्या है? उस सोल्यूशन को लगाना, एक्चुअल में अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद जब उसको प्रॉब्लम को ढूंढते हैं और प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं तो कुछ समय बाद उसके क्या आने शुरू होते हैं? हमारे रिजल्ट्स। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा सोल्यूशन का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ हमारी इंटेंशन ये रहती है कि अगर हमने 10 सोल्यूशंस में से कोई एक सोल्यूशन ढूंढा तो वो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो। अब रिजल्ट्स हमारे फेवरेबल भी हो सकते हैं और अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो फेवरेबल होंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए वो एक प्रिंसिपल का काम करेगा, हमारे लिए वो एक थीसिस का काम करेगा। लेकिन अगर वो अनफेवरेबल रहते हैं तो वो हमारे लिए एक लेसन का काम करेगा कि भाई हाँ ये काम नहीं करना, क्योंकि ये काम करने से ये रिजल्ट्स ठीक नहीं मिलते। तो चाहे वो हमारे लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे हम क्या करेंगे? हम लेसन को लर्न करेंगे कि हाँ इस सॉल्यूशन को लगाने से हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ये बात हमें समझ में आ चुकी है, हम ये बात औरों को भी समझाते हैं। और या फिर इस सॉल्यूशन को लगाने से हमारे रिजल्ट्स खराब आए हैं तो हम बताते हैं कि ये काम आप कभी मत कीजिएगा। ये क्या थी? एक परफेक्ट रेसिपी थी किसके लिए? केस स्टडीज के लिए। अब अगली बात आती है, आप लोगों के लिए बता रहा हूं मैं कि टाइप्स ऑफ केसेस या केस स्टडीज कैसे कैसे होते हैं। वैसे मैं जब नेट पे ढूंढने गया इसमें तो 14-15 तरह के मिले, लेकिन आप लोगों के लिए जो आपकी बुक्स में दी हुई है उसके हिसाब से मैंने थोड़ा उसको कॉम्पैक्ट किया और आप लोगों के लिए तैयार किए 2 बड़े बेसिस। पहला बेस कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, कि आउटकम के आधार पर अगर मैं बात करूं तो केस स्टडीज कितनी तरह की होती है। ऑब्वियसली सक्सेसफुल केस स्टडीज कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही थी, हमने उसको सोल्यूशन ढूंढा, अडॉप्ट किया, सोल्यूशन को लगाया और हमारा काम अच्छे से हो गया, तो वो कौन सी है? सक्सेसफुल केस स्टडीज। इस तरह से अब सोल्यूशन ढूंढा लेकिन सोल्यूशन ने काम नहीं किया और हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रही, तो ऐसे केस में हमारे लिए वो कौन सी टाइप की केस स्टडी हो जाती है? फेलियर टाइप की केस स्टडी हो जाती है। लेकिन हाँ, फेलियर टाइप की केस स्टडी भी हमें एक लेसन देके जाती है कि ये काम हमें आगे नहीं करना। उसके बाद अगर मैं सोल्यूशंस के आधार पर बात करूं तो 2 तरह की केस स्टडीज रहती हैं। एक
जिसको बोलते हैं ओपन सॉल्यूशन केस स्टडीज, या क्लासिकली हम जिसको बोलते हैं अनफिनिश्ड स्टोरी। इसमें होता क्या है कि मैनेजमेंट के सामने एक प्रॉब्लम आई और उसने उठा के उस प्रॉब्लम को बोर्ड के सब मेंबर्स के पास और मैनेजर्स के सामने रखा, हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो उसमें क्या है, हमारी स्टोरी अभी फिनिश्ड नहीं हुई है। वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज हैविंग मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो वो कौन सी तरह की केस स्टडी होती है, ओपन सॉल्यूशन केस स्टडी। और दूसरी तरह की जो केस स्टडी रहती है वो है डेफिनेट सॉल्यूशन केस स्टडी। डेफिनेशन जो सॉल्यूशन केस स्टडी है वो बेसिकली ये लगा के चलिए कि हाँ हमारे सामने कभी एक प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया, वो एक अच्छा सॉल्यूशन था जिससे हमारा काम बड़े अच्छे से हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो हम उसे क्या कहते हैं, डेफिनेट सॉल्यूशन केस स्टडीज, और इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो केस स्टडीज भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग केसेस इन मार्केटिंग, कि भाई मार्केटिंग के फील्ड्स के अंदर जो हम केस स्टडीज को डिस्कस कर रहे हैं उसके कुछ फायदे भी हैं क्या। क्योंकि मेरा लेक्चर ये सारा का सारा स्पेसिफिकली उन केस स्टडीज के ऊपर है जो मार्केटिंग की फील्ड की हैं। ये एक सैंपल लेक्चर है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 बड़ी केस स्टडीज ली हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उन बेनिफिट्स की जो केस स्टडीज को लेकर हमें होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है, वी कैन कन्विंस कस्टमर्स फॉर बाइंग आवर प्रोडक्ट, कि भाई हम कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करें। होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई अच्छी केस स्टडी है जो हम कंज्यूमर को सुनाते हैं और कहते हैं देखो जी ये हमने से प्रोडक्ट लेके गया और बड़ा सक्सेसफुल रहा उसका एक्सपीरियंस, तो हमारे लिए वो लैंडमार्क का काम करते हैं जिससे हम और कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं। बिसाइड दिस वी कैन लर्न फ्रॉम द सक्सेस और फेलियर्स ऑफ अदर्स। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि भाई इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद क्या, वी कैन अडॉप्ट स्ट्रेटजीज बेस्ट सुटेबल फॉर आवर बिजनेसेस, कि केस स्टडीज को डिस्कस करने से, केस स्टडीज को स्टडी करने से बेसिकली हमारे को क्या होता है, हम बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटजीज को ढूंढ सकते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए अच्छी हो। Besides this, we may have edge over the competitors. अब अगर मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अपनी केस स्टडी अच्छे से डिस्कस करके कोई सोल्यूशन अच्छे से लगा दिया, तो लगाने के बाद हमारे को कॉम्पिटिटर पर क्या मिल जाता है, एक एज मिल जाता है और हम कॉम्पिटिटर से एक आधा कदम आगे ही चलते हैं। और क्या, वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट। दीज आर द फ्यू सिंपल बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग केसेस इन मार्केटिंग। अब क्या किए हैं मैंने इसके अंदर 3 केसेस लिए हैं, एक एक करके मैं सारे कैसे केसेस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला केस है मैकडॉनल्ड्स ब्रांड कंटिन्यूटी। अब आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स एक फूड चेन है जो इंडिया के अलावा वर्ल्ड के कई देशों में है। तो अब हर देश के अंदर अपनी वही ब्रांड का चमत्कार बरकरार रख पाए, इसके लिए मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, मैकडॉनल्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ब्रांड वर्ल्ड वाइड। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अब डेफिनेटली मैं किसकी केस स्टडी की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात करूंगा, प्रॉब्लम की भी, स्ट्रेटजी की भी और सोल्यूशन की भी। तो पहले क्या प्रॉब्लम, हाउ इट इज पॉसिबल टू बिल्ड इट्स ब्रांड वैल्यू कंटिन्यूअली। एक जो हमारे मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड वैल्यू है वो एक लंबे समय तक कैसे बरकरार रखी जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब प्रॉब्लम है, हाँ होता क्या है कि हर ब्रांड के लिए ये रहता है कि भाई 5, 10, 20, 50, 60, 70 सालों के अंदर कहीं ना कहीं एक ब्रांड टूटने लगता है और ऐसे में उस ब्रांड का अपना लाइफ खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद हमें एक नया ब्रांड तैयार करना होता है। अब हमारा ब्रांड कंटिन्यू चलता रहे, एक कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए हमें क्या किया, स्पेसिफिकली मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, सोल्यूशन बाय लिसनिंग टू द कस्टमर। भैया कस्टमर की सुनते रहो और उसी हिसाब से अपने व्यापार में चेंजेस करते रहो, तब तो आप मार्केट के अंदर टिक पाओगे, वरना नहीं। ये सोल्यूशन था। उसके लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि वी विल प्रिपेयर अ मार्केट मिक्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, कि हम अपने कस्टमर्स की सुन के ही अपना मार्केटिंग मिक्स बनाएंगे। अब उसके लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस डिसाइड किए कि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये 4 बातें होती हैं। तो ऐसे में पहले मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट को लेकर। Which of the products of McDonald's are well received?
उन्होंने पहले ये ढूंढने की कोशिश की कि भाई हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो चल रही हैं और जो नहीं चल रही उनके अंदर हम फिर क्या चेंजेस करें कि वो भी चल जाएं, ये बाद में बताऊंगा। दूसरा क्या है, प्राइस। एट व्हाट प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, भाई जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो कितना प्राइस देने के लिए तैयार हैं हमारी अलग अलग प्रोडक्ट्स का। ये आपको भी पता है कि कई बार आप भी मैकडोनल्ड्स के अंदर गए होंगे कि वहाँ क्या होता है कि 8, 10, 15, 20 रुपए से लेके और 200-400 रुपए तक का सामान आपको मिल जाता है। तो एक अच्छी बड़ी प्राइस रेंज उन्होंने रखी हुई है लो से लो इनकम ग्रुप से लेके हाई से हाई इनकम ग्रुप के लिए। और उसके बाद दूसरी बात क्या है, प्रमोशन। बट टीवी प्रोग्राम्स, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर सी और रिसीव। अब प्रमोशन के अंदर हम बात करते हैं अलग अलग मीडियाज की किस जगह से हमें प्रमोशन करनी चाहिए। तो ये उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कंज्यूमर्स कौन कौन से टीवी प्रोग्राम्स को, न्यूज़पेपर्स को और एडवर्टीजमेंट्स को अच्छे से देखते हैं और उन पर टाइम लगाते हैं। और लास्ट प्लेस को लेके विच रेस्टोरेंट्स आर विजिटेड, उनके कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो लगातार विजिट किए जा रहे हैं, यानी जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है, या वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर कस्टमर्स लगातार आते जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, उन्होंने हर जो मार्केटिंग मिक्स के पिलर को लेके डिसाइड किए और फिर कंज्यूमर से जानने की कोशिश की। अब उनके कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेरेंट्स विद चिल्ड्रंस। आप मैकडोनल्ड्स के अंदर जाएंगे तो एक परिवार आपको मिलेगा, एक हस्बैंड, एक वाइफ, 2 बच्चे एक कोने में बैठे होंगे, खा पी रहे होंगे और थोड़ा बहुत खेल भी रहे होंगे। What they want to give treat to the children. Parents want to give treat to the children. चलो भाई आज कई दिन हो गए बाहर खाए हुए, आज बाहर खाया जाए। और क्या, But the children expect. They need a fun place to eat and enjoy. बच्चों को क्या चाहिए, मौज मस्ती, एंजॉय और थोड़ा बहुत खाना पीना। और वो सब अगर मैकडोनल्ड्स दे रहे हैं तो हम कहीं बाहर क्यों जाएंगे। But the teenagers are looking for. They look for tasty food at an affordable price with internet access. आज के टीनेजर को क्या चाहिए, अब उनकी जेब में थोड़ा सा पैसे कम होते हैं तो दे लुक फॉर टेस्टी फूड बट एट अफोर्डेबल प्राइस। भाई उनकी जेब को सूट करता हुआ प्राइस मिले लेकिन फूड टेस्टी हो और साथ में क्या चीज़ हो, इंटरनेट। इसीलिए आप देखते हो कि कई जगह पर मॉल्स में भी जाइए, अलग अलग इस तरह के आउटलेट्स पे जाइए तो आपको फ्री वाईफाई की फैसिलिटी देते हैं। बिसाइड दिस व्हाट द बिजनेस कंज्यूमर, इनके कंज्यूमर्स के अंदर पेरेंट्स विद चिल्ड्रन भी हैं, चिल्ड्रन इटसेल्फ भी हैं, उसके बाद टीनेजर्स भी हैं और उसके बाद कौन है, बिजनेस कस्टमर्स। बिजनेस कस्टमर्स ऑल्सो लव टू गो टू मैकडोनल्ड्स बट व्हाट दे वांट, दे आर हैविंग लेस टाइम टू ईट सो दे नीड क्विक सर्विस। उनको क्या चाहिए, क्विक सर्विस, बस जाओ ऑर्डर करो और चीज़ लो। अब इनके पास कई बार इतना भी टाइम नहीं होता कि वो वहाँ बैठ कर खा सकें। देन टेस्टी फूड एंड टेक अवे फैसिलिटी एंड हैविंग इट इन देयर कार फॉर सेविंग टाइम, कि भाई मैकडोनल्ड से फूड लिया, अपनी कार में आए और बैठकर खा लिया। हाँ भाई ड्राइवर गाड़ी चलाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स। अब देखते हैं कि इन कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए मैकडोनल्ड्स ने क्या स्ट्रेटजी बनाई। इसके अंदर पहले मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी की। प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी के अंदर कंज्यूमर नीड चॉइस इन द फूड, सो दे क्रिएटेड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उनके एक बड़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये उन्होंने डेवलप। Besides this, made considerable effort on developing menu. हाँ भाई जरूरी नहीं है कि 1 या 2 तरह के आइटम, 8, 10, 12 तरह की आइटम उन्होंने रखी और बड़ा मेहनत करके एक नया मेन्यू डेवलप किया जिसके अंदर एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो। Besides, they offered new products over a period of time. अब एक ही तरह की प्रोडक्ट ले लेके या एक ही तरह के वो बर्गर्स खा खा के कई बार बंदा बोर हो जाता है, तो उन्होंने कोशिश रहती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ ना कुछ नया निकालते रहे। Besides this, they offer different products according to the requirements of the country. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर फॉरेन में कहीं जाए तो आपको से ज़्यादा और बड़ा जो इनका मेन्यू मिलेगा वो किसका होगा, नॉन वेज का होगा। लेकिन इंडिया की बात करें तो इन्होंने एक पर्टिकुलर वेज मेन्यू भी डेवलप किया। वेज मेन्यू के अलावा अगर आप मैं बात करता हूँ मैं आलू टिक्की की, तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही मिलती है और किसी कंट्री के अंदर नहीं मिलती। तो क्या है, कंट्री के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज लेकर आए। और क्या, डेवलप स्पेशल मेन्यू विद टॉयज फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए इन्होंने एक अलग तरह का मेन्यू डेवलप किया। हाँ भाई ये चिल्ड्रन वाला कॉम्बो है जिसके अंदर क्या मिलेगा, छोटा सा बर्गर, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक, छोटी सी फ्रेंच फ्राइज और साथ में क्या, एक टॉय। तो अगर इस टाइप के काम कर रहे हैं, किए हैं बेसिकली इन्होंने, तो उससे क्या हुआ है, इनकी
मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट को इन्होंने अच्छे से हैंडल किया है ताकि ब्रांड कंटिन्यूटी बनी रहे। और क्या किया? अब मैं प्राइस की बात करूं तो ऑब्वियसली अफोर्डेबल प्राइस रेंज फॉर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। अब यहाँ पे आप मेन्यू देखिए, 25 रुपए के पिज्जा मैकपफ वेज से लेकर मेरे पास 149 रुपए तक की एक बड़ी रेंज है, जिसके अंदर से अफोर्डेबल प्राइसेस भी हैं, 25, 25, 25, 25, 27, 29, 29 लाइक दिस वे। और फॉर टीनेजर्स besides this attractive quality products with reasonably high price for the business customers। अब बिजनेस कस्टमर्स के क्या चाहते हैं, उनको क्वालिटी चाहिए, पैसे से कोई इतना बड़ा वास्ता उनको नहीं है, पैसा उनकी जेब में बहुत होता है। तो ऐसे लिए उन्होंने क्या डेवलप की, एक और तरह की मेन्यू भी डेवलप की, जिसके अंदर आइटम्स थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की हो, प्लस साथ में दूसरी चीज क्या कि उनके प्राइस भी हाई है। बिसाइड दिस कॉम्बो प्राइस फॉर सेलिंग मोर एंड मोर। यहाँ इस तरह के आप वेन्यूज पर जाएंगे तो आपको कॉम्बो डील मिलेगी, और वो कॉम्बो डील भी उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया कि कहीं ना कहीं कस्टमर को प्राइस को लेकर थोड़ा सा फायदा हो। ये क्या था? प्राइस को लेकर स्ट्रेटजी थी। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी। प्रमोशन को लेकर जो उनकी स्ट्रेटजी बनी, तो ऑब्जेक्टिव वाज टू गिव राइट मैसेज एट टारगेटिंग एट राइट ऑडियंस यूजिंग राइट मीडिया। इन्होंने 3 चीजों को राइट करने की कोशिश की। सबसे पहले राइट मैसेज, फिर राइट ऑडियंस, और उसके बाद फिर राइट मीडिया। इसके लिए उन्होंने टीवी को यूज किया, रेडियो को यूज किया, न्यूज़पेपर को यूज किया मास मीडिया के तौर पर। इसके अलावा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, सिनेमा, पोस्टर्स, बहुत कुछ किया, जिससे उनकी प्रमोशन बड़ी अच्छे से हो पाई। और उसके बाद जो आखिरी चीज थी वो प्लेस को लेके जो भी नए मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स खोले गए, उसके लिए जो उनका ध्यान था वो क्या था? अ बिग मॉल, जहां पर कोई ना कोई एक आउटलेट हमें मिल जाए। अ हाईवे विद बिग टर्न अराउंड ऑफ व्हीकल्स। हाईवे के ऊपर ऑन जो बड़े हाईवे लाइक NH1 की बात करें, NH2 की बात करें, तो नेशनल हाईवेज की बात करें, तो वहां पर अलॉन्ग साइड द मेन रोड उन्होंने एरियाज को ढूंढा। बिसाइड द सेंटर ऑफ द सिटी वाज आल्सो देयर चॉइस। तो प्लेस को लेके उन्होंने 3 बड़े एरियाज है जिनके ऊपर काम किया, और जो आउटलेट्स है उनको यहीं खोलने के लिए कहा। तो ये बेसिकली केस स्टडी थी मैकडॉनल्ड्स को लेके। अब इसके बाद जो अगली केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है टाटा नैनो को लेके। टाटा नैनो का एक रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग का केस है, जिसको आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। टाटा नैनो कार के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि ये टाटा की प्रोडक्ट है। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो 182 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, 66 से ऊपर सेलिंग पॉइंट है। अगस्त 2003 की बात है, जब रतन टाटा जी ऑफिस से काम करके गाड़ी में वापस आ रहे थे, बरसात हो रही थी, तो कहीं उन्होंने एक फैमिली को बाइक के ऊपर जाकर भीगते हुए देखा। तो उनके मन में ख्याल आया कि कोई इस तरह की कार बनाई जाए जो उस बाइक का सब्स्टिट्यूट हो, थोड़े से ज़्यादा पैसे लगें, ताकि सेफ्टी के तौर पर वो काम आ सके, लोग कार के अंदर बैठकर बारिश से बच सकें और अलग अलग तरह के मौसम से बच सके। तो उनके लिए वो आइडिया उस समय दिमाग में आया था। 4 साल लगे इस आइडिया पे काम करने में, और फाइनली 2008 के अंदर उन्होंने टाटा नैनो कार को लॉन्च किया। इतने अच्छे तरीके से कार डिजाइन की गई थी कि इसके जो डिजाइनिंग टीम है उन्होंने अलग अलग नई नई इन्वेंशंस करके 34 पेटेंट्स एक पर्टिकुलर कार को लेके हासिल किए। और ऐसी कार जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी 23.6 किलोमीटर पर लीटर थी, 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड थी, और लोएस्ट कार्बन एमिशन रेट था। ये अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर टाटा नैनो को निकाला गया। टाटा नैनो स्टैंडर्ड थी, टाटा नैनो CX थी, और टाटा नैनो LX थी। और ये एक ऐसी कार थी जिसने 2009 से लेके 11 के बीच के अंदर 5 बड़े अवार्ड हासिल किए। लेकिन आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये टाटा नैनो कार हमारी चली नहीं। पोजिशनिंग दैट वेंट रॉन्ग। ऐसा क्या था जो गड़बड़ हुआ टाटा नैनो के अंदर? रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग। बेसिकली जो टाटा नैनो ने क्या लगाई कि भाई प्राइस पोजिशनिंग स्ट्रेटजी लगाई कि भाई हमारा प्राइस सबसे कम है, इतने कम के अंदर आपको दुनिया के अंदर कहीं भी कोई और कार नहीं मिल सकती। अब लगाई एक अच्छी बात थी, उसके लिए उन्होंने जो क्या कहा, ये आम लोगों की कार है, पीपल्स कार है। बट जो एक्चुअल में पोजीशन हुई वो क्या हुई? पुअर मैन्स कार और चीप कार। लोगों ने जो प्रिसीव किया उसको। और क्या प्रॉब्लम आई?
जो उन्होंने बताया टाटा कंपनी ने कि भाई ये हमारी टू व्हीलर की रिप्लेसमेंट है, जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में उतनी अच्छी से फिट नहीं बैठ पाई। फर्स्ट कार ऑफ लोअर मिडिल क्लास पर्सन। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये आपकी टाटा नैनो है, जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है, उनकी पहली कार के तौर पे होगी। इससे पहले आपको भी पता है कि जो पहली कार हम मान के चला करते थे वो मारुति 800 लेकर चला करते थे। और आप तो जानती हैं कि फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी जो अपनी पहली कार ली थी जिंदगी की, वो मारुति 800 थी। अब चूंकि टाटा मार्केट के अंदर उतार रही है नैनो कार को, तो उन्होंने इसे कहा कि मारुति 800 से भी एक हल्की कार हमने निकाली है, टाटा नैनो, विच विल बी द फर्स्ट कार ऑफ लोअर मिडिल ग्रुप। उसके बाद क्या बात आई? उसके बाद आई जो प्रॉब्लम्स उस कार को लेके आई। फाइल्स रिपोर्टेड लाइक कैचिंग फायर एंड अदर लीड टू पुअर क्वालिटी। जो लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम गई, जो इमेज फिट हुई कार की, वो ये कि एक पुअर क्वालिटी की कार है जिसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग फॉल्ट भी था, तो कहीं ना कहीं इंजन ने आग पकड़नी शुरू की थी। इसके अलावा जो बड़ी प्रॉब्लम्स आई, पुअर डीलर्स नेटवर्क की। भाई चूंकि जो हमारे इस कार के कस्टमर थे वो इंटीरियर के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, स्मॉल टाउन्स के अंदर थे, और वहाँ पर टाटा का उतना अच्छा नेटवर्क नहीं था। और अगर किसी को टाटा नैनो कार खरीदनी भी होती थी तो किसी सिटी के अंदर जाना पड़ता था, टाटा के शोरूम में जाके वो कार को देखना पड़ता था। और एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए या वेरी लो क्लास इनकम ग्रुप के लिए सिटी के अंदर जाना और इस तरह की चीज़ें ढूंढना करना कंपैरेटिवली मुश्किल लगा, जिसकी वजह से ये टाटा नैनो की जो पोजीशनिंग है वो कहीं ना कहीं फेल हुई। और दूसरी एक और बात थी कि लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को बाइक के शोरूम में तो जाने का पता था कि कैसे जाते हैं, कैसे बाइक देखते हैं, लेकिन कार के शोरूम के अंदर जाने में उनको थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती थी। ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी जो कहीं ना कहीं नैनो के साथ आई, जिसकी वजह से जो नैनो की जो ब्रांड पोजिशनिंग है उसको कहीं ना कहीं फॉल्टी माना गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, रिकवरी मेजर पे काम करना शुरू किया। रिकवरी की बात करें तो हाँ, पोजीशनिंग दैट इज वर्किंग गुड। उन्होंने कुछ मिडिल क्लास एफर्ट लिए टाइम फॉर द टाइम बीइंग वाले, और कुछ एक अगले एफर्ट लिए। मैं उन सारे के सारे एफर्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये एफर्ट्स बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए ढूंढाए रखे हुए। टाटा री इंजीनियर्ड दिस कार टू फिक्स द फायर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आई थी? फायर, कैचिंग फायर की प्रॉब्लम थी, तो उसको दूर करने के लिए कार को री इंजीनियर्ड किया, और जितने भी और छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट्स लगे उनको भी दूर किया गया। उसके बाद क्या, एक नई तरह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि 500 स्क्वायर फीट के एफ क्लास के टाइप के शोरूम्स डेवलप किए गए, और इंडिया के अंदर ये 1200 के आसपास शोरूम्स डेवलप किए गए थे, जो ऐसे थे कि भाई छोटा सा शोरूम है, जाओ वहाँ पे आम आदमी, कॉमन पीपल जा सकते थे। ये स्मॉल सिटीज को टारगेट किया गया, रूरल एरियाज को टारगेट किया गया, इस तरह के छोटे छोटे एफ क्लास शोरूम्स बनाने के लिए। उस बेसिकली जो इन्होंने टीयर 2 सिटीज है उनका नाम लिया कि इन टीयर 2 सिटीज के अंदर एफ क्लास शोरूम्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रमोशन के लिए क्या और काम किया कि टाटा मोटर फाइनेंस हैज इनिशिएटेड अ न्यू टाटा नैनो फाइनेंस स्कीम, कि एक टाटा नैनो फाइनेंस स्कीम निकाली टाटा मोटर फाइनेंस ने, जिसके अंदर बाजार के रेट से 0.5 से लेके 1.5% तक का कम ब्याज के ऊपर टाटा नैनो उपलब्ध करवाई गई। अगर किसी ने लोन पे लेनी है तो ऑब्वियसली अवेलेबल है कार, टाटा मोटर उसको फाइनेंस भी कर, टाटा मोटर फाइनेंस उसको फाइनेंस भी कर रही है, और 0.5% से लेके 1.5% कम ब्याज की दर पर फाइनेंस कर रही है। और उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन का भी लफड़ा कम था, और कहते थे कि 48 घंटे के अंदर ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, कम से कम डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी जो फाइल है वो क्लियर कर दी जाएगी। तो ये कुछ एफर्ट्स थे जो किए गए। अब मैं उस ब्रांड पोजीशनिंग की बात करता हूँ कि जो इमेज उन्होंने पहले कंज्यूमर के दिमाग में फिट की, और उसके बाद जो अब नई इमेज फिट की, उसमें क्या फर्क था। पहले उन्होंने कहा इट्स अ पुअर कार, इट्स अ पीपल्स कार, बेसिकली दिस पीपल कार। नाउ इट्स अ स्मार्ट सिटी कार। उन्होंने री इंजीनियर करके थोड़ा सा नया लुक दिया कार को, और कहा कि अब ये कार किसके लिए? स्मार्ट सिटी कार, वैल्यू फॉर मनी कार, कि भाई आपका पैसा वसूल, आप थोड़े पैसे लगाओ, उसके अंदर आप एंजॉय करो। एंजॉय इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन इट इज प्रेजेंटेड एज वैल्यू कार। भाई कम पैसे के अंदर ज्यादा फैसिलिटीज को
एंजॉय करो। और एक उन्होंने नया कैंपेन चलाया, सेलिब्रेट ऑसमनेस। सेलिब्रेट ऑसमनेस वाज वेरी पॉपुलर अमंग्स यंगस्टर्स। ये एक इस तरह का प्रोग्राम था कि आप ऑसमनेस को सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। थोड़ा फन टाइप, फंकी टाइप की एक एड बनाई थी और न्यू कलरफुल एडवर्टाइजमेंट शोइंग द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ टाटा नैनो अंडर द कैंपेन, अंडर दिस कैंपेन has grossed more than 5 million views within 1 month of its launch on YouTube। उन्होंने क्या किया, एक एड बनाई और उसको YouTube पर डाल के लॉन्च कर दिया। 1 महीने के अंदर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए। तो देखिए, अब जब उन्होंने नई ब्रांड पोजीशनिंग की तो उसका उनको क्या फायदा हुआ कि यंगस्टर्स के अंदर वो कार एक स्मार्ट सिटी कार के तौर पर, एक वैल्यू फॉर मनी कार के तौर पर रीपोजिशन की गई, जिसका टाटा नैनो को फायदा हुआ। ये था टाटा नैनो का केस। और इसके बाद मैं बात करता हूं सर्विस मार्केटिंग की। एक केस मैंने सर्विस मार्केटिंग से लिया है। फेडरल एक्सप्रेस वर्ल्ड की जानी मानी कुरियर कंपनी है। मेजरिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन थ्रू फेडेक्स अप्रोच। अब ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि उसकी जो अप्रोच है उसे फेडेक्स अप्रोच के नाम से पढ़ाया भी जा रहा है। चलिए देखें किस तरह की ये कंपनी, इनको क्या प्रॉब्लम्स आई और इन्होंने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए क्या क्या काम किए। लो जी, 1990 की, वैसे तो कंपनी बड़ी पुरानी है, लेकिन मैं अगर कंपनी की सक्सेस स्टोरी को देखता हूं तो 1990 में इसकी एनुअल सेल्स 7 बिलियन से ऊपर हो गई थी और ये एयर एक्सप्रेस मेल मार्केट का 43% बिजनेस को कवर किए हुए थी। तो अच्छी बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। जब ये कंपनी बनी तो इन्होंने 2 बड़े गोल सेट किए थे। एक क्या था, 100% कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन विद एवरी इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन, कि हर जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा या हर जब कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए बात करेंगे तो हमारी क्या होनी चाहिए, 100% सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। और क्या, 100% परफॉर्मेंस ऑन एवरी पैकेज हैंडल्ड। तो ये 2 बड़े गोल्स थे जो फेडेक्स ने लगाए थे अपने बिजनेस को अचीव करने के लिए। और एक और मजे की बात बताता हूँ, जो इनके सीईओ थे वो जब पढ़ रहे थे तो उनको कहा गया कि आप किसी नए बिजनेस के ऊपर कोई पेपर लिख के लाइए। तो जो उन्होंने क्या किया, इस तरह के कुरियर के काम के ऊपर एक पेपर लिखा तो उनको C ग्रेड मिला था। और उस पर्सन के वो C ग्रेड की बात करते हुए कहते हैं कि भाई उसके बाद मैंने इस बिजनेस के ऊपर काम करना शुरू किया और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के तौर पर हमने इसको अपने आप को एस्टैब्लिश किया। कुछ गोल सेट किए गए। गोल्स के बाद उन्होंने जो बेसिकली सर्विस को लेकर डिफाइन किया कि किस तरह की सर्विस हमारी होनी चाहिए, तो फेडेक्स डिफाइंड सर्विस क्वालिटी एज 100% पैकेज डिलीवर्ड ऑन टाइम। बेसिकली उन्होंने कहा था कि 100% पैकेज डिलीवर्ड ऑन टाइम होने चाहिए, लेकिन हमारी सर्विस क्वालिटी कैसी होगी। सपोज हमारे 98% पैकेज डिलीवर हुए तो हमारी जो सर्विस क्वालिटी वो कितनी हुई, 98%। अगर हमारे 96% पैकेज डिलीवर हुए तो हमारी सर्विस क्वालिटी कितनी हुई, 96%। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब उन्होंने मार्केट में काम करना शुरू किया तो उनके पास खूब सारी कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स आई। तो उन कंप्लेंट्स को उन्होंने जब प्रॉपरली कैटलॉग किया तो कुछ एक प्रॉब्लम्स को पाया। वो ये 8 तरह की प्रॉब्लम्स है, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन प्रॉब्लम्स को पाया गया। उनके लिए जो पहला टारगेट था वो क्या था, परसेंटेज ऑफ पैकेज डिलीवर्ड। अब उन्होंने पैकेज डिलीवर्ड की कंसेप्ट को रख दिया साइड। क्यों? क्योंकि जब उनके पास कंप्लेंट्स आई और काफी सारी कंप्लेंट्स को कई सालों में इकट्ठा करके उन्होंने ये 8 प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाई कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, इनको दूर किया जाए। जिसमें क्या थी, रॉन्ग डे डिलीवरी, राइट डे लेट डिलीवरी, पिकअप नॉट मेड, लॉस्ट पैकेज, कंज्यूमर मिस इन्फॉर्म्ड बाय द फेडेक्स, बिलिंग एंड पेपर वर्क मिस्टेक, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फेलियर एंड डैमेज्ड पैकेज। ये 8 तरह की प्रॉब्लम्स आई जो उनके सर्विस फेलियर्स काउंट हुए। इसके लिए फिर उन्होंने क्या काम करना शुरू किया, उन्होंने ओवरकमिंग स्ट्रेटजी लगाई। ओवरकमिंग स्ट्रेटजी के अंदर 2 बड़े काम किए गए। पहला काम किया गया, फेडेक्स स्टार्टेड मेजरिंग सर्विस क्वालिटी बाय ट्रैकिंग 12 सर्विस इंडिकेटर्स एवरी डे बोथ इंडिविजुअली एंड इन टोटल। कि उन्होंने 12 सर्विस इंडिकेटर्स के ऊपर काम करना शुरू किया, चाहे वो इंडिविजुअली किया चाहे इन टोटल किया।
दैट मीन्स उनका जो मेन बड़ा स्ट्रेस था वो किसके ऊपर था, सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के ऊपर। क्योंकि वो पहले सर्विस क्वालिटी किसके ऊपर मेजर करते थे, द परसेंटेज ऑफ पैकेज डिलीवर्ड। लेकिन अब उन्होंने स्ट्रेटजी को चेंज किया और उन्होंने एक पॉइंट की जगह 12 सर्विस इंडिकेटर लिए। बिसाइड्स दिस उन्होंने कई सारी अलग अलग तरह की रिसर्चेस भी की। फर्म कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस मैनी कंज्यूमर रिसर्च स्टडीज ईच ईयर इन 5 मेजर कैटेगरीज। उन्होंने 5 मेजर कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया और उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च करने शुरू की कि भाई कहां पर सर्विस फॉल्ट्स आ रहे हैं। जो 5 बड़े एरियाज थे उनकी मैं आपको बता रहा हूं। जो सबसे पहला सर्विस एरिया है वो क्या किया, सर्विस क्वालिटी स्टडीज कंडक्टेड क्वार्टरली ऑन 4 मेजर मार्केट सेगमेंट्स। उनके जो मार्केट सेगमेंट थे, 4 बड़े मार्केट सेगमेंट थे जिसमें 4 अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स आते थे। तो उनके ऊपर उन्होंने क्वार्टरली स्टडी करना शुरू किया। सबसे पहले तो कौन से थे, फोन टू फेडेक्स बाय कंज्यूमर्स, कि जो कंज्यूमर्स फेडेक्स को फोन करते थे लगातार, तो फोन पे उनकी जिस हिसाब से बात होती थी उसके हिसाब से वो क्वालिटी को मेजर करने के लिए स्ट्रेटजी लगाते थे। दूसरा जो उनके कस्टमर्स के अंदर थे, यूएस एक्सपोर्ट कस्टमर्स थे, यूएस से बाहर जाने वाले पैकेजेस के कस्टमर्स थे, मैन सेंटर्ड कस्टमर्स थे, ड्रॉप बॉक्स कस्टमर्स थे। तो 4 अलग अलग सेगमेंट्स थे उनके कस्टमर्स के, उनके ऊपर उन्होंने क्वार्टरली सर्विस क्वालिटी स्टडी को किया। और क्या क्या काम किए, 10% टारगेटेड कस्टमर स्टडीज कंडक्टेड सेमी-एनुअली, कि साल में 2 बार हम क्या करेंगे, रैंडम बेसिस के ऊपर 10% टारगेट कस्टमर्स को लेंगे और उनसे जाके पूछेंगे हाँ भाई आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाई हो या नहीं। Besides this, FedEx center comment cards collected and tabulated twice a year. उन्होंने ये भी सेमी एनुअली काम करना शुरू किया साल में 2 बार, कि भाई जो कमेंट कार्ड होते हैं, जब कहते हैं ना कि भाई हाँ जी आप अपनी फीडबैक भर दीजिए, इस टाइप के कार्ड होता है, उन सारे कार्ड्स को इकट्ठा किया साल में 2 बार, उनको इकट्ठा करके उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके उनसे देखा गया कि हमारे कहाँ पे सर्विस फेलियर्स हो रहे हैं और उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। और क्या काम किया उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के फील्ड के लिए, कंज्यूमर्स ऑटोमेशन स्टडीज ऑफ फेडेक्स 7600 लार्जेस्ट कस्टमर्स रिप्रेजेंटिंग 30% ऑफ टोटल कंपनीज पैकेज वॉल्यूम्स, कि भाई उन्होंने क्या किया, 7600 ऐसे लार्जेस्ट कस्टमर्स को पकड़ा जो उनके बिजनेस का टोटल 30% कवर कर रहे थे। उनसे किस टाइप की स्टडी की, कंज्यूमर ऑटोमेशन स्टडीज। तो उससे उनको अपने सर्विस के अंदर कमियों का पता चला और कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने काम करने शुरू किए। इतनी सारी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को लेके कंज्यूमर स्टडीज की गई ताकि हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहें। और क्या किया, उनके जो मेन बड़े कस्टमर थे ना यूएस से अलग, वो काफी सारा जो माल था वो कनाडा जाया करता था। तो कैनेडियन कस्टमर स्टडी फॉर फेडेक्स पैकेज शिप्ड आउटसाइड द यूएस से शिफ्ट जो बाहर आउटसाइड जा रहे हैं कनाडा के अंदर, तो उन एक्सपोर्ट रिलेटेड स्पेसिफिकली कंज्यूमर्स के ऊपर उन्होंने अलग कस्टमर रिलेटेड स्टडी की। और इन सारी स्टडीज का परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि इट इज द वर्ल्ड्स टॉप कंपनी इन इट्स फील्ड। आज की डेट में फेडेक्स का नाम है, फेडरल एक्सप्रेस का नाम है। और क्या, अचीव्ड हाईएस्ट क्वार्टरली रेटिंग ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन thus far has been 94% completely satisfied consumers on the 5-point rating scale. 5-point rating scale होता है ना, वेरी गुड से लेके और वेरी बैड तक के। तो इसके अंदर जो था क्या, अचीव्ड हाईएस्ट क्वालिटी रेटिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, हाईएस्ट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो ये एक ऐसा मार्क था जो उनके कितने % कस्टमर्स ने अचीव किया, 94% कस्टमर्स कहते हैं जी हम हाईली सेटिस्फाइड हैं। तो ये एक काम था जो उन्होंने किया। और क्या था, जो और सक्सेस के अंदर बात करें तो मैल्कम बाल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड भी उनको मिला। तो ये सारे की सारी सक्सेस स्टोरी है फेडेक्स की। ये कहां से आई, उन्होंने जो अलग अलग कंज्यूमर क्वालिटी को लेकर स्टडीज की उनसे आई, ताकि उन्होंने अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी कमियों को भी ढूंढा और उनको ठीक करने के उपायों को भी ढूंढा। तो ये कुछ 3 केस स्टडीज थी जो मैंने मार्केटिंग की फील्ड की थी, जो मैंने स्पेसिफिकली आपसे डिस्कस की। आप इस लेक्चर को सुनिए, समझिए, समझने के बाद अपनी अलग अलग केस स्टडीज तैयार कीजिए और आपको अब पता चली गया होगा इन 3 केस स्टडी से कि केस स्टडी
तैयार करते कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें कितने डेप्थ तक आपको उस केस के अंदर जाना है। केस स्टडी लिखना एक अलग बात है और उसको प्रेजेंट करना एक अलग बात है। ये मैंने दोनों काम किए हैं। इसके अंदर मैंने केस स्टडी लिखी भी सही और मैंने तो पावर पॉइंट के तौर पे बनाई है, आपको पेपर पर भी लिखनी है। 8, 10, 12, 15 पेज की एक केस स्टडी आप लिख सकते हैं। और बिसाइड दिस प्रेजेंट करने के लिए आप पीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आप वाइवा देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पीपीटी का अरेंजमेंट नहीं होता, पावर पॉइंट का, कंप्यूटर का अरेंजमेंट नहीं होता, तो ऐसे केस में आप वर्बली भी टीचर के सामने अपनी केस स्टडी रख सकते हैं। हाँ, जो रेसिपी है वो ध्यान रखिएगा कि आप कंपनी की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताइए, प्रॉब्लम बताइए, सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन के बाद उसके रिजल्ट्स बताइए, और अगर कोई हमने लेसन लर्न किया है या कोई सक्सेस मिली है या कोई फेलियर हुआ है तो उसके बारे में भी बताइए। अगर आप इतना बताएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपके वाइवा के अंदर बड़े अच्छे मार्क्स लगेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।